नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस विषय के अंतर्गत हम अध्याय 2 जल का अध्ययन कर रहे थे और यहाँ पर देखते हैं अध्याय 2 में हम लोग कुछ बिंदुओं को पढ़ चुके थे और आज हम लोग कुछ बिंदुओं का अध्ययन आगे करेंगे। ये रहा हमारा अध्याय 2 जल एक प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त ये क्रियाकलाप भी कर चुके हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर देख चुके हैं। पेयजल, आसुत जल, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं जल के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का रंग, गंध, स्वाद, अवस्था आदि को उस पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। तो यहाँ पर जल के भौतिक गुणों के बारे में पूछा जा रहा है। और ये देखिए, जल का रंग कैसा होता है। तो जल कैसा होता है हम सब जानते हैं, जल का स्वयं का कोई रंग नहीं होता है। तो यहाँ पर आप अवलोकन में क्या लिख सकते हैं? रंगहीन। जल कैसा होगा? रंगहीन होगा। उसके बाद में पूछा गया है जल की गंध कैसी होती है। तो जल की स्वयं की कोई भी गंध नहीं होती है, अर्थात जल कैसा होता है? गंधहीन होता है। और इसमें स्वयं की गंध नहीं होती है, कोई पदार्थ इसमें घोला जाता है यदि, तो उसकी गंध इसमें आती है। उसी प्रकार जल का स्वाद कैसा होता है? तो जो शुद्ध जल होता है, स्वच्छ जल होता है, उसका स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता है। तो जल कैसा होगा? स्वादहीन होगा, स्वादहीन। ठीक है। इसके पश्चात आगे देखते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता अर्थात किसी वस्तु के आर पार देख सकें तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। तो हम जानते हैं कि जल के आर पार देखा जा सकता है, इसीलिए जल कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ठीक। और सबसे अंतिम अवस्था जो भौतिक पूछी गई है वो है जल की सामान्य ताप पर अवस्था कैसी होती है। तो इसका अर्थ यह पूछ रहा है कि जैसे कोई पदार्थ होता है वो सामान्यतः 3 अवस्थाओं में कोई भी पदार्थ पाए जाते हैं। वो होते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ठोस पदार्थ वह होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है और वो अपनी आकृति में परिवर्तित नहीं कर सकते, उन्हें हम अपने सामान्य नेत्रों से देख सकते हैं। जबकि द्रव पदार्थ वह होते हैं जो अपनी आकृति में बर्तन के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात उनके आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इनको हम कहते हैं द्रव, और जिनमें बहने की क्षमता पाई जाती है। तो द्रव में भी यह क्षमता पाई जाती है। तो जल कौन सी अवस्था में आएगा? द्रव अवस्था में आएगा, क्योंकि उसमें बहने की क्षमता पाई जाती है। हम उसको सामान्य अवस्था में नेत्रों में देख सकते हैं और वह अपने आयतन में परिवर्तन कर सकता है अपने बर्तन के अनुसार। ठीक है। तो द्रव कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी। और जल द्रव अवस्था में होता है। जल कैसा होता है? जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी और सामान्य अवस्था पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उनमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। एकदम सही बात है कि जल जो होता है वह पारदर्शी होता है। इसी कारण क्या होता है, जो जल की सतह होती है उसके नीचे जितने भी पादप उगते हैं उन तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। ठीक है। जल की सतह के नीचे जो पेड़ पौधे उगते हैं उन तक सूर्य का प्रकाश किस कारण पहुंच पाता है? क्योंकि जल कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हैं जलीय पौधे का चित्र। ये क्या है? जलीय पौधा जो कहाँ उगा है? जल की सतह के नीचे। अगर जल पारदर्शी नहीं होता तो इस पौधे तक सूर्य का प्रकाश पहुँचने में बहुत कठिनाई होती, जबकि जल की पारदर्शिता के कारण सूर्य का प्रकाश आसानी से पौधे तक पहुँच जाता है और पौधा अपना भोजन निर्माण कर सकता है। अर्थात कौन सी क्रिया कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है समझ सकते हैं कि जलीय पौधे किस प्रकार अपना भोजन निर्माण करते हैं।
आगे लिखा है जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक किसे कहते हैं? हिमांक का अर्थ होता है फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात वह बिंदु जहाँ पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। पदार्थ कौन सी अवस्था से किस अवस्था में जा रहा है? द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में जाता है? ठोस अवस्था में बदलता है। उस बिंदु को, उस ताप को हम कहते हैं हिमांक। हिमांक क्या है? एक ताप है, ऐसा तापमान जिस पर पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस ताप पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इसी का उल्टा है, यदि बर्फ जो है उसको भी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर लाया जाए तो वह ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। इसको बोलते हैं गलनांक। ठीक, जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है उसको गलनांक कहते हैं। और बर्फ का गलनांक कितना है? वह भी 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब बर्फ का हिमांक और गलनांक क्या होता है? एक ही होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ गर्म करने पर वाष्प में बदलना प्रारंभ करता है। जिस ताप पर किसमें बदलता है? वाष्प में बदलता है। गर्म करने पर कोई पदार्थ जिस ताप पर वाष्प में बदलता है उस ताप को हम उस पदार्थ का, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालने पर जल किस में बदलने लगता है? भाप में बदलने लगता है। ठीक है, और इसी ताप पर भाप को ठंडा करने पर वह जल में भी बदल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्म क्षेत्रों में सामान्यतः कूलरों का उपयोग किया जाता है। कूलर में जल को पंप द्वारा उसके तीनों ओर लगी चटाई पर गिराया जाता है। हवा से गीली चटाई के अंदर से आती है और जल का वाष्पीकरण कर ठंडी हो जाती है। तो जो ठंडी हवा हमें कूलर से लगती है वो किस कारण लगती है? जल के वाष्पीकरण के कारण लगती है। कूलर में लगा पंखा जब चलता है तो इसी ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है और कमरा कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये क्रियाकलाप हमें यह बताएगा कि जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक। जो जितने भी पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं तो सुचालक किसे कहेंगे? सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसके विपरीत कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जल विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, यह ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक व्यवस्था हमने बनाई है जिसके अंदर हम लोग अपना प्रयोग करेंगे। हमको क्या करना है? सबसे पहले एक बीकर लेना है। ये है हमारा बीकर। ठीक है, बीकर कांच का बना हुआ एक पात्र होता है ग्लास के समान। इसके हम आर पार देख सकते हैं, तो जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कांच का एक बीकर लेंगे, इसके अंदर जल लेंगे। ठीक है, लेकिन यह जल हम कैसा लेंगे? ये जल लेंगे हम आसुत जल। ठीक है, आसुत जल। आसुत जल आपको पता है, वह जल जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि या लवण नहीं घुला होता है उसे आसुत जल कहते हैं। अभी इसमें नमक नहीं घोलेंगे। यहाँ पे लिखा है नमक युक्त, लेकिन अभी नमक नहीं घोलेंगे। और इसके ऊपर एक गत्ता लगाएंगे। उस गत्ते में 2 ग्रेफाइट की छड़ें इलेक्ट्रोड के रूप पर लगाएंगे। ग्रेफाइट की छड़ आपको कहाँ से मिलेगी? जो हमारे घर में आप लोग पेंसिल प्रयोग करते हैं ना लिखने के लिए, उस पेंसिल में ही आपको जो बीच का काला भाग है जिससे हम लिखते हैं वही क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो 2 ग्रेफाइट की छड़ें लगा देंगे, वो हमारे इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। एक धन इलेक्ट्रोड, एक ऋण इलेक्ट्रोड। ठीक है, धन और ऋण इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पर तांबे के तार की सहायता से इसे एक बल्ब से और एक सेल से हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ सेल में भी 2 इलेक्ट्रोड हैं, धन और ऋण। ठीक, अब जब हम यहाँ पर तार को सेल से जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि पहले जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है। जब हमने आसुत जल बस भरा हुआ है यहाँ पर, तो बल्ब क्या हो रहा है? जल नहीं रहा है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो आसुत जल होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, अब उसके बाद इसी आसुत जल में हम नमक घोल देंगे और पुनः यह
जो है सेल को बल्ब से इस तार से जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो हमको यह पता चलता है कि जो लवण युक्त जल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, जबकि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर आपकी पुस्तक में क्या लिखा है उसको भी देखते हैं। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, किंतु लवण घुल जाने के कारण विलयन विद्युत का चालक हो जाता है तथा बल्ब जलने लगता है। अब यहाँ देखिए एक शब्द आ रहा है विलयन। ठीक, हमने पहले क्या लिया था, आसुत जल लिया था, लेकिन उसमें बाद में क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, तो वह क्या बन गया, एक विलयन बन गया। विलयन की जो परिभाषा होती है, विलयन किसे कहते हैं, तो विलयन एक ऐसा द्रव होता है जिसके अंदर विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं। विलेय उपस्थित होता है, विलेय जिसको घोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या घोला था, नमक घोला था, और विलायक जिसके अंदर विलेय को घोला जाता है। तो विलायक यहाँ पर क्या था, जल था। जल क्या है, एक सार्वत्रिक विलायक है जिसके अंदर लगभग सभी पदार्थों को घोला जा सकता है। तो विलेय और विलायक को मिलाने पर यहाँ पर एक विलयन तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बरसात के दिनों में कभी कभी खुले बिजली के तार का गीली दीवार से संपर्क हो जाता है तो दीवार छूने से झटका लगता है। इसका कारण भी जल में घुले लवणों के कारण जल से विद्युत का प्रवाहित होना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत सारे साल्ट वायुमंडल में सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं और दीवार पर भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। जब बरसात का जल दीवार पर गिरता है तो वह उसमें घुल जाते हैं, जिसके कारण अगर दीवार में कहीं तार खुली अवस्था में हो तो उसके संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाहित होने लगती है। आगे देखते हैं, जल एक अनोखा विलायक। अभी मैंने आपको बताया कि जल में लगभग सभी पदार्थों को घोला जा सकता है। जल में बहुत से पदार्थ घुलनशील हैं, इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक मतलब हर चीज को घोल सकने वाला। किसी विलायक में घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहते हैं। जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तो बनने वाला मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। यही जो है हमारे विलयन की परिभाषा हो गई, है ना, कि जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री, कांच की स्लाइड, नल का जल और गर्म करने का साधन। कांच की स्लाइड पर नल के जल की कुछ बूंदें रखकर तब तक गर्म करें जब तक वह पूरा वाष्प बनकर ना उड़ जाए। जल का वाष्पीकरण कर स्लाइड को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जा सकता है। क्या स्लाइड पर कोई पदार्थ प्राप्त हुआ है, तो अगर आप लोग ऐसा प्रयोग करके देखेंगे, क्या करना है, एक कांच का स्लाइड लेना है। ठीक, कांच का स्लाइड, आपके विद्यालय के प्रयोगशाला से आपको एक ऐसा चौकोर टुकड़ा कांच का मिलेगा और उसके ऊपर जो है एक बूंद जल का डालना है। एक बूंद उसको जल का वहाँ पर डालकर आप उसको वाष्पीकरण करेंगे और वाष्पीकरण करने के पश्चात गर्म करने से वाष्पीकरण हो जाएगा, जल सूख जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ पाउडर जैसा वाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, ये वो अशुद्धियाँ होती हैं जो जल में घुली होती हैं। मतलब हमारे आसपास जो पदार्थ जल उपस्थित है उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में कोई ना कोई विलेय उपस्थित होता है। यही क्या है, जल में घुले लवण है। ठीक है, तो इस प्रयोग से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक क्रियाकलाप और दिया है, आवश्यक सामग्री, बीकर, नमक, शक्कर, जल, त्रिपात स्टैंड, तार की जाली, चम्मच, गर्म करने का साधन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बीकर को जल में आधा भरकर 1 चम्मच नमक डालें तथा कांच की छड़ से हिलाएं। क्या पूरा नमक जल में घुल गया? नमक के घुल जाने पर क्रमशः आधा आधा चम्मच नमक तब तक डालकर हिलाएं जब तक कोई अधिक नमक घुलना बंद न हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त विलयन को उस ताप पर उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, एक ऐसा आप कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, इसके लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बीकर की जगह, है ना। ये ऐसे एक कोनिकल फ्लास्क, इससे क्या है, जब हम पदार्थ को घोलते हैं तो जो हमारा विलयन है वो बाहर नहीं गिरेगा। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में क्या अंतर होता है बीकर से, कि वह नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से जो है उसका जो मुंह होता है कोनिकल फ्लास्क का वह सकरा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जल ले लेंगे
और इस जल के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चम्मच की सहायता से, इसे चम्मच की सहायता से क्या करेंगे, नमक की कुछ बूंदें इसके अंदर डालते रहेंगे। ठीक, तो जो नमक हम लोग यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जो नमक इसके अंदर घोलेंगे, सामान्य ताप पर घोलेंगे और कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि नमक घुलना बंद हो जाएगा, नीचे बैठना प्रारंभ कर देगा, नीचे नमक का अवक्षेप आने लगेगा। ऐसी स्थिति में जब किसी विलेय के अंदर सामान्य ताप पर और ज़्यादा विलायक न घोला जा सके, जब किसी विलयन के अंदर सामान्य ताप पर और ज़्यादा विलेय ना घोला जा सके, ये विलेय है ना, नमक क्या है हमारा, विलेय है। ठीक है, नमक हमारा विलेय है और जल क्या है हमारा, विलायक है, और हम क्या बना रहे, विलयन बना रहे। तो जब सामान्य ताप पर किसी विलायक के अंदर और ज़्यादा विलेय ना घोला जा सके, उस स्थिति में वह विलयन कैसा होता है, संतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन का अर्थ यह है कि अब वह और ज़्यादा विलेय को घोल नहीं सकता, विलायक और ज़्यादा विलेय को घोल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सामान्य ताप पर उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम जब नमक का 1 चम्मच डालें तो वह तुरंत ही घुल गया, और दूसरा चम्मच डालने पर भी घुल सकता है, तो 1 चम्मच डालने पर जो विलयन तैयार हुआ था उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक, असंतृप्त विलयन मतलब, और सामान्य ताप पर जब विलायक के अंदर और विलेय की मात्रा और घोली जा सकती है या उसमें और विलेय घोलने की संभावना है, तो उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। और विलेय ना घोला जा सके सामान्य ताप पर, उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। अब हमको इसमें और ज़्यादा नमक घोलना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस विलयन को हम गर्म कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे, और गर्म करने के पश्चात इसको क्या करें, ऐसे एक त्रिपाद स्टैंड ले लेंगे। ठीक, एक त्रिपाद स्टैंड ले लेंगे और उस स्टैंड के नीचे तो अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। अब बीकर को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर गर्म करें, पुनः नमक को घोलें। आप देखेंगे कि ताप बढ़ने के साथ साथ नमक और अधिक घुलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तापक्रम में परिवर्तन से विलेयता बढ़ती है। विलेयता मतलब घुलने की क्षमता। विलायक के अंदर विलेय को घोलने की क्षमता को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, और गर्म करने पर वहाँ पर आप और क्या कहते हैं, विलेय को घोल सकते हैं। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, विलयन मुख्य रूप से विलेयता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असंतृप्त विलयन। पहला क्या होता है, असंतृप्त विलयन। दूसरा होता है संतृप्त विलयन, और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन क्या होगा, जब सामान्य ताप पर किसी विलायक के अंदर और ज़्यादा विलेय घोलने की संभावना हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि आपने नमक 1 चम्मच घोला, 1 चम्मच नमक और घोलने की संभावना है बीकर के जल में, तो उस अवस्था में वह विलयन कैसा होगा, असंतृप्त होगा। मतलब वह उसमें पूरी तरीके से अभी विलेय की मात्रा नहीं घोली गई है, उसकी और विलेयता उपस्थित है। उसी तरीके से संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जब हमने 4 चम्मच नमक घोल दिया मान लो बीकर में, और अब और नहीं घुल रहा है, हम उसमें नमक डाल रहे हैं तो नमक नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ रहा है। उस स्थिति में सामान्य ताप पर उस विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। और हमने विलयन को गर्म किया और उसमें और ज़्यादा मात्रा जो है विलेय की घोल दी, तो उस अवस्था में उस विलयन को क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन को हम तनु विलयन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विलेय की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। और अति संतृप्त विलयन को हम सांद्र विलयन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा कम होती है और विलेय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही, और अगली कक्षा में हम बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर